गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आ जाओ हमारी आज की शीट को डिस्कस कर लेते हैं। देखो, इससे पहले ना कुछ 4 क्वेश्चंस और दिए हैं जिनमें हमें कुछ बताना था, रीडिंग बेसिस पे था, बाकी उनको भी कर लेंगे। एक बारी पहले इसको देख लो, पहले फिलर्स को देख लेते हैं और फिर उनको लास्ट में देखेंगे। थोड़ा अंडरस्टैंडिंग का गेम है, वो थोड़ा समझना पड़ेगा उसको अच्छे से, ठीक है। सेंस डेवलप करनी है उसमें। देखो क्या कहता है, कहता क्या है, फिलर दिया है, कुछ ऑप्शंस दिया आपको, उनमें से अप्रोप्रिएट चॉइस को फिल करना है। कहता है द गोवा माइन वर्कर्स एंड एनवायरमेंटलिस्ट हैव कम डैश टू अपोज द अमेंडमेंट्स टू द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट डैश एक्ट 1957। कहता है भाई क्या हुआ है, गोवा के जो माइन वर्कर हैं, गोवा के जो माइन वर्कर है, कारखाना में काम करने वाले जो ये लेबर वगैरह है, और कुछ पर्यावरण बचाने वाले जो ये समाज सेवी हैं, एनवायरमेंटलिस्ट है, हैव कम, ये लोग आ गए। कैसे आए मुझे नहीं पता। देखो, पार्ट ऑफ स्पीच को थोड़ा सा पहचानने की कोशिश किया करो। इतना पढ़ के ही मुझे पता लगा कि भाई ये आर्टिकल बना, ये एंड से जुड़ रहा था, यानी ये पूरा कंपाउंड नाउन था जो कि एक सब्जेक्ट था। क्या था जी? एक सब्जेक्ट था। थोड़ी सी फिलर्स के अंदर तो खास तौर पर हमें ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की। भाई एंड जोड़ रहा था, यानी ये पूरा एक कंपाउंड नाउन था और एक्चुअली में सेंटेंस का सब्जेक्ट था, इसीलिए वर्ब भी क्या आई, हैव आई। और हैज़, हैव एक प्लूरल वर्ब थी। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई कम। इसके बाद क्या आना चाहिए? हैव कम। क्या आना चाहिए इसके बाद में या तो ऑब्जेक्ट आए, या तो क्या है, ऑब्जेक्ट आए, या फिर क्या है भाई, ऑब्जेक्ट आए तो कोई ना कोई मुझे क्या चाहिए, नाउन चाहिए, या फिर भाई कोई ना कोई एडवर्ब आ सकती है। और अगर कोई नाउन आ रहा है तो उसके लिए कोई ना कोई वो भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है। यानी इतना पढ़ के ना, एक सेकंड कहाँ गया, यानी ना इतना पढ़ के ना मुझे क्या पता चला, इतना पढ़ के मुझे पता चला कि भाई इसके बाद में थोड़ी सी सेंस कहती थी कि कोई एडवर्ब आए। द गोवा माइन वर्कर एंड एनवायरमेंटलिस्ट हैव कम हाउ, कैसे आए होंगे, तो मुझे पता लगा कोई एडवर्ब आएगी। और यहाँ पे भी मुझे कैसे पता लगा कि टू ओपोज कह रहा है, टू ओपोज कह रहा है, यानी मुझे पता लगा कि यहाँ एक एडवर्ब है, हैज़, हैव कम वाई। कोई मुझसे पूछे कि क्यों आए हैं तो मैं क्या कहूँगा, टू ओपोज, यानी किसी चीज़ का विरोध करने के लिए आए हैं। तब मुझे पता चला कि भाई आगे वाले में तो एक एडवर्ब आ रही है, और एडवर्ब आ रही है तो ऐसा तो नहीं होगा कि पहले एडजेक्टिव लगा देगा फिर एडवर्ब लगाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। तब मुझे पता लगा अगर इससे नेक्स्ट फिलर में, इससे नेक्स्ट वाले में एडवर्ब आ रही थी तो यहाँ पर भी कोई ना कोई एडवर्ब आनी थी। सिर्फ पार्ट ऑफ स्पीच ने मुझे थोड़ा सा इतना सा आइडिया दिया। आगे मुझे पता लगा हैव कम टू अपोज वट द डैश अमेंडमेंट्स, द आर्टिकल अमेंडमेंट्स कोई नाउन टू द माइन एंड मिनरल डेवलपमेंट एक्ट 1957। भाई केंद्र सरकार ने क्या किया, इन माइन वर्कर के लिए और इन माइंस वगैरह में कोई कानून वगैरह में परिवर्तन कर दिया जो 1957 के थे। उसका विरोध करने के लिए ये लोग आ गए और सरकार का विरोध कर रहे हैं। अब देखते हैं ऑप्शन, हैव कम कंजंक्शन फॉरवर्ड, हैव कम टुगेदर प्रपोज, हैव कम ज्वाइंटली, हैव कम एट वंस, हैव कम प्रैग्मेटिक। जब दो फिलर हो ना तो एक काम किया करो, पहले एक वाले को देखा करो कि पहले वाले में कौन से वाला आ सकता है। हैव कम कंजंक्शन, कंजंक्शन का एक मीनिंग तो होता है जी टुगेदर, कंजंक्शन का एक मीनिंग तो होता है टुगेदर। देखो इस कंजंक्शन से तो आप सारे बच्चे मेरे हिसाब में मिल चुके हो। हम करते नहीं थे क्या, हमारी 7th पार्ट ऑफ स्पीच को हम क्या कहते थे, कंजंक्शन कहते थे। मुझसे आपने बेसिक में भी सीखा था, मैंने बताया था बच्चों को कि कंजंक्शन का मतलब क्या, कर मतलब टुगेदर, और जंक्शन का मतलब ज्वाइन कर रहा है, यानी ज्वाइन करने के लिए आ रहे हैं। हैव कम तो हो सकता था भाई, है हो सकता था, लेकिन मुझे पता लगा कि यहाँ पर कोई एडवर्ब चाहिए थी, और कंजंक्शन तो एक नाउन था क्योंकि इसके पीछे शन लगा था, इसीलिए ना मैंने पहले ऑप्शन को सीधा सीधा एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अब बचे 2 ऑप्शन, हैव कम एट वंस, एक ही बार आए हैं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं कर रहा। हैव कम प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक होता है प्रैक्टिकल, ऐसी भी कोई बात नहीं कर रहा। यानी मुझे पता लगा कि दिए गए 2 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन आएगा। तो हैव कम टुगेदर भी ओके और हैव कम हाउ ज्वाइंटली भी ओके, क्योंकि टुगेदर भी एक एडवर्ब होती है और ज्वाइंटली भी एक मेरी एडवर्ब होती है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक आ सकता था। अब मैं सेकंड ऑप्शन पे जाऊंगा, हैव कम, कहाँ गया, हैव कम, एक सेकंड, टुगेदर टू अपोज द डैश अमेंडमेंट्स। कैसे अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट्स कोई नाउन है, यहाँ द आर्टिकल है, नाउन से पहले कोई ना कोई एडजेक्टिव चाहिए। तो मुझे पता चल गया वर्ब की थर्ड फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब एडजेक्टिव वर्ब काम करती है। तो देख लो यहाँ लिख रहा है प्रोपोज्ड, सजेस्ट तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, वर्ब तो मुझे चाहिए ही नहीं, इसको ही मैंने हटा दिया। तो कैसे आए होंगे, प्रोपोज्ड अमेंडमेंट्स, उन अमेंडमेंट्स का विरोध करने के लिए आए होंगे। इसका आंसर बन जाता जी
इसका आंसर बन जाता बी ऑप्शन। एक सेकंड, इसका आंसर क्या बनता, कहाँ गया, इसका आंसर बनता मेरा बी ऑप्शन। ठीक है, इसमें आंसर नहीं दिख रहे, आज की स्लाइड में क्या गड़बड़ हो गई। ठीक है, इसमें आंसर बनता मेरा बी ऑप्शन। देख लो एक बारी, बी ही ऑप्शन है क्या, बी ही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है जी, इन ए सीरीज ऑफ डैश सेंट टू द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस द गोवा फाउंडेशन हैज सेड द प्रपोज अमेंडमेंट्स विल एसेंशियली इनेबल द सेंटर टू डैश स्टेट्स टू सेल देयर फैमिली सिल्वर एट ए बिलो मार्केट प्राइस दैट दिस सेंटर सेट। क्या कहता है भाई, इन देयर डैश, इन देयर डैश कहता है जी, इन ए सीरीज ऑफ डैश, इन ए सीरीज ऑफ डैश। मुझे ना इतना सा पढ़ के ये आंसर मिल गया था, मैंने पढ़ा हाउ, ये एक आंसर ही तो था, इन ए सीरीज। भाई इन ए सीरीज, जो ए सीरीज ऑफ होता है ना, इसके बाद में हमेशा प्लूरल नाउन आता है। ए सीरीज ऑफ के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन आता है। ए सीरीज ऑफ इवेंट्स हैपन टू मी, मेरे साथ बहुत सारी घटनाएं हुई थी। यानी ए सीरीज ऑफ के बाद में क्या आता है जी, कोई प्लूरल नाउन आता है। ए सीरीज ऑफ डैश, और ये जो सीरीज होता है ये एक्चुअली में एक सिंगुलर होता है, ये एक्चुअली में एक सिंगुलर नाउन है, क्योंकि इसके आगे आर्टिकल लगा है ए, यानी ए सीरीज ऑफ के बाद प्लूरल नाउन चाहिए। अब इतना पढ़ के मुझे पता लगा कि यहाँ पे कोई ना कोई प्लूरल नाउन आना चाहिए था। अब आगे देखो क्या कहता है, इन ए सीरीज ऑफ डैश सेंट टू द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइन। भाई बहुत सारा भेजा, पता नहीं क्या भेजा, सीरीज ऑफ डैश कुछ भेजा, किसको भेजा, केंद्र सरकार को भेजा, और कौन सी वाली, जो इन खदानों के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। किसने भेजा, गोवा की फाउंडेशन ने भेजा, और उसने क्या कहा, उसने कहा कि जो आपने अमेंडमेंट्स किए हैं ना, वो पक्का ही पक्का एसेंशियली क्या करेंगे, केंद्र सरकार को इतना हक दे देंगे, विल इनेबल द सेंटर टू डैश। भाई टू डैश, केंद्र सरकार को इतना हक दे देंगे कि वो कुछ कर सके स्टेट्स के साथ, हमें नहीं पता क्या कर सकते हैं। और आगे क्या होगा, टू सेल देयर फैमिली सिल्वर, कि भाई उनका जो खानदानी सिल्वर है ना, उसको कम प्राइस पर बेचा जाए, बिलो मार्केट प्राइस पर बेचा जाए, उस प्राइस पर बेचा जाए जो केंद्र सरकार ने डिसाइड किया। ऐसी कोई बात की तो मुझे ना एक सिंपल सी बात पता लगी, यहाँ पहले फिलर में कोई ना कोई प्लूरल नाउन चाहिए, क्योंकि सीरीज ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन चाहिए था। सेकंड फिलर में मुझे पता लगा, हमने सीखा था कि टू प्रीपोजिशन के बाद दो ही चीज़ें आएंगी, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या फिर कोई नाउन आएगा, या फिर कोई प्रोनाउन आएगा। और जब भी मैं नाउन कहता हूं तो उसका मतलब होता है V1 प्लस ING भी आ सकती है। अब हम देखते हैं क्या होता है। तो भाई एक बात देखते ही मुझे पता चल गई, एक बात ना मुझे यहाँ पर देखते के साथ ही और पता चली। मुझे क्या पता चला जी, मुझे पता चला कि बुलेटिन होता है न्यूज़, बुलेटिन होती है जी न्यूज़, हमने सीखा था। मैसेज होता है संदेश, मिसिव होता है जी लेटर, मिसिव क्या होता है जी, एक लेटर। और प्रेस भी मतलब एक तरह से अपने एक्सप्रेस करना व्यूज़ को, ठीक है। तो भाई इनमें से कोई भी प्लूरल फॉर्म में दिया ही नहीं हुआ, ये सारे पहले वाले नाउन सिंगुलर फॉर्म में दे रखे हैं, किसी के भी पीछे एस नहीं लगाया, नहीं ये कोई भी ना प्लूरल फॉर्म में था ही नहीं, प्लूरल फॉर्म में नहीं था ना। तो भाई मुझे पता लगा सिर्फ यही वाला एक प्लूरल था, सिर्फ यही वाला क्या था जी, एक प्लूरल था, कम्युनियो क्यू। और इसका मीनिंग क्या होता है जी, इसका मीनिंग होता है एक तरह की स्टेटमेंट, एक तरह की स्टेटमेंट भाई, ठीक है। अब मैं इसको लिख देता हूँ, इसका मीनिंग क्या होता है कि ए पब्लिश्ड स्टेटमेंट, यूँ ही नहीं कि किसी ने स्टेटमेंट दे दी, एक ऐसी स्टेटमेंट जो पब्लिश की गई, बाकायदा अखबार में दी जाए, कहीं किसी और जगह दी जाए, और किस लिए दी गई, पब्लिक के हित के लिए दी गई, ठीक है। इन्फॉर्मिंग द पब्लिक ऑफ जनरल इंटरेस्ट, यानी पब्लिक के हित के लिए दी गई, यानी पब्लिक को भी उसके बारे में पता लगा है। तो इस तरह की कोई बात कर रहा है, तो ऐसी ही तो बात कर रहा है। गोवा फाउंडेशन ने तो उनको भेजा होगा, कोई स्टेटमेंट भेजी होगी कि भाई ऐसा मत करो, और पब्लिक के हित के लिए दिखा रहे हैं कि भाई उनका फैमिली सिल्वर, हमारा जो फैमिली सिल्वर एक्चुअली में क्या है, वहाँ पे इसकी चांदी की कुछ खदानें वगैरह होंगी, तो ये कहते हैं भाई हम यहाँ पैदा हुए तो हमारा अधिकार है। इसके रिगार्डिंग इनका कोई इशू चल रहा होगा। कहते अगर आप ऐसा करोगे ना तो हम मजबूर हो जाएंगे हमारे फैमिली सिल्वर को सस्ते दामों पे बेचने पर, जो केंद्र सरकार के द्वारा तय किए गए होंगे। इस तरह की कोई बात उतर कर रहा है, ठीक है ना, यही बात है। तो अब मुझे एक बात बताओ, मैंने अच्छा इसका आंसर भी आ गया भाई, आंसर इसका गलती से निकल गया, एक सेकंड। हमने सीख लिया प्लूरल नाउन चाहिए था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी ये होना था, और इन सब का मीनिंग लगभग सेम होता है, लेकिन इनमें से प्लूरल सिर्फ और सिर्फ ये वाला था। और दूसरी चीज़ हमने क्या सीखी, हमने सीखी कि टू के बाद में या तो कोई ऑब्जेक्ट देता या वर्ब देता। अब नाउन कह दूं तो वर्क तो एक नाउन होता है,
वो वाला नाउन तो आने नहीं था। टू वर्क स्टेट्स नहीं, टू पावर स्टेट्स नहीं, स्टेट्स को पावर भी नहीं मिलेगी, वर्क पावर एनर्जी की कोई बात ही नहीं कर रहा। पुश होता है धकेलना और फोर्स होता है मजबूर कर देना। तो सेकंड फिलर में कहता है कि ये जो तुमने अमेंडमेंट्स किए हैं ना, ये क्या करेगा, पुश कर देगा, फोर्स कर देगा, इनेबल द सेंटर टू फोर्स स्टेट। ये ना सेंटर को यानी केंद्र सरकार को इतना अधिकार दे देगा कि वो फोर्स कर सके किसको, स्टेट को। तो यहाँ क्या आंसर आना था, ए आंसर आना था और ए ही इसका आंसर था। आगे बढ़ो। 37 में क्या कहता है, प्रोविजन क्यूरिशियल टू गोवा, प्रोविजन क्यूरिशियल टू गोवा सिंस इट हैज़ नॉट बीन एबल टू डैश इट्स माइन डिस्पाइट पासिंग ऑफ मोर देन 2 years since the Supreme Court order to dash फ्रेश माइनिंग लीजेस, ठीक है। कहते हैं भाई, ये क्या कहते हैं कि जो ये प्रोविजन किया है ना केंद्र सरकार ने, ये क्रूशियल है गोवा के लिए, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंस यहाँ मीनिंग दे रहा है, क्योंकि इट हैज़ नॉट बीन एबल, ये ना एबल ही नहीं हो पाए, गोवा जो था इतना सक्षम ही नहीं हो पाया किस चीज़ के लिए, टू डैश, पता नहीं क्या करने के लिए, इट्स माइनिंग, भाई अपनी खदानों को कुछ करने के लिए सक्षम ही नहीं हो पाया। डिस्पाइट, जब 2 साल से भी ज़्यादा का समय बीत गया, जब इसने सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था कि भाई जो फ्रेश माइनिंग है ना, उनकी लीज मतलब उनको पट्टे पर देना, लीज का मीनिंग होता है पट्टे पर दे दी, ठेके पर देना, उनको शुरुआत करो। इसीलिए केंद्र सरकार कहती है कि गोवा तो इतना सक्षम हो ही नहीं पाया कि भाई 2 साल निकल गए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी वो इस चीज़ को नहीं कर पाया। इसीलिए ना ये प्रोविज़न हम लाए, और ये प्रोविज़न एक्चुअली में कैसे हैं, क्रूशियल है। तो ये तो बहुत ज़्यादा आसान था। भाई एक बात बताओ, हैज़ नॉट बीन एबल टू डैश इट्स माइंड, वो अपनी माइंड को क्या कर रहे होंगे। ये तो मुझे सेंस ने कहा कि यहाँ पर 2 + V1 था, कोई ना कोई वर्ब चाहिए थी। तो भाई वर्ब चाहिए थी ना, तो आप एक बात को समझते, वो अपनी माइंड को, अपनी खदान को बेच थोड़ी रहे हैं। अगर बेच देता तो फिर तो वो पुरानी फिल्मों में नहीं होता कि लेबर से काम करवाए जाओ, मालिक कोई और है, कोई उसकी पूछ करने वाला ही नहीं है। बेच नहीं रहे, पट्टे पर दे रहे हैं, ठेके पर दे रहे हैं, ऐसी सेंस देनी थी। तो भाई एक चीज़ मुझे यहाँ से पता लगी कि यहाँ पर कोई वर्ब चाहिए थी। तो ये सेल तो कोई नाउन था, आपने पढ़ा होगा ह्यूज सेल, भारी छूट दी जा रही है, ह्यूज सेल। यहाँ पर ह्यूज एडजेक्टिव है और सेल क्या है, कोई नाउन है, तो नाउन तो चाहिए ही नहीं था, तो ये ऑप्शन भी हट गया। अब दूसरी बात आई, देखो ईबे का मतलब, मार्ट का मतलब और सेल, इन तीनों का सेम ही मीनिंग होता है, टू सेल। ईबे एक साइट नहीं होती, ईबे एक साइट है ऑनलाइन मंगवाने की, वो क्या करते हैं, सेल ही तो करते हैं। और ई मार्ट होता है, वो भी तो यही होता है, ऑनलाइन सेलिंग का ही तो काम है। तो वो अपनी खदानों को बेच ही नहीं रहे, यानी मुझे ना सेल जैसी चाहिए नहीं, इसको बोलते हैं सेल, इसको बोलते हैं सेल, यानी मुझे ना सेल जैसी चीज़ चाहिए नहीं। वो अपनी खदानों को बेच नहीं रहे, वो अपनी खदानों को क्या कर रहे हैं जी, ऑक्शन पे लगा रहे। ऑक्शन का मीनिंग होता है नीलामी, किस पर लगा रहे हैं जी, नीलामी पर लगा रहे हैं। तो बस इसको तो सीधा देखते ही पता लग गया था। यहाँ क्या आएगा, हैज़ नॉट बीन एबल टू ऑक्शन इट्स माइंस डिस्पाइट पासिंग ऑफ मोर देन 2 years सिंस द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, क्या ऑर्डर किया सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई ग्रांट करो फ्रेश माइनिंग लीजेस, जो फ्रेश माइनिंग है जहाँ से अभी खदान वगैरह नहीं निकाला गया चांदी, उनकी शुरू कर दो, ठेके पे देना उनको, ऐसी सेंस देना चाहता था। यही आंसर था इसका, देख लो। अब आगे बढ़ते हैं। 38 में क्या कहता है, रेफरिंग टू मिनरल रिसोर्सेज एज ए शेयर्ड डैश, रेफरिंग टू मिनरल रिसोर्सेज as a shared dash owned by state government as a trustee for the people akin to the family silver, the Goa dash has said that forcibly auctioning the mines at less than market value would amount to cheating। भाई इससे सारे ही दुखी हैं क्या, बीजेपी से सारे बेचारे परेशान से हो रहे हैं। तो देखो इसके अंदर हमें देखना पड़ेगा, रेफरिंग टू मिनरल रिसोर्सेज कहता है, जब बात आती है ना मिनरल रिसोर्सेज की, जो हमारा रिसोर्सेज होते हैं वो भी मिनरल, एज ए शेयर्ड डैश, जो कि शेयर होती है भाई डैश, पता नहीं क्या होता है, बस मुझे इतना पता चला कि ए आर्टिकल, शेयर कोई एडजेक्टिव, यहाँ मुझे कोई ना कोई नाउन चाहिए। ओन बाय स्टेट गवर्नमेंट, भाई ओन कौन करता है उसको, स्टेट गवर्नमेंट करती है। और कैसे स्टेट गवर्नमेंट ओन करती है, एज ए ट्रस्टी फॉर दी पीपल। वो कहता है कि भाई यहाँ अगर चांदी मिला है ना, तो वो चांदी यहाँ के लोगों का है, सरकार का उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे तो भाग्य खुल गए क्योंकि हमने यहाँ जन्म लिया, तो ये चांदी हमारा हो गया। और इसको संभाल कौन रही है, स्टेट गवर्नमेंट संभालती है। कैसे, एज ए ट्रस्टी ऑफ द पीपल। और ये किस चीज़ से मिलता है, अकिन का मीनिंग होता है सिमिलर टू, किस चीज़ से रिलेटेड है, एक तरह से कि भाई ये तो हमारा फैमिली सिल्वर है, मेरे घर
पे चांदी पड़ी है तो वो मेरी है। तो कहते हैं भाई इस राज्य में अगर चांदी की खदानें हैं तो यहाँ के लोगों की है। बेसिकली लोगों को तो क्या मिलना है, कुछ नहीं मिलना, सरकार चाहती है हम हड़प लें, जो लोकल गवर्नमेंट होती है, या हाँ वो सारे यही चाहते हैं। तो इस तरह की बात कर रहा है। तो गोवा डैश, तो गोवा के ना, अरे एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड, कहाँ गया, तो द गोवा डैश, द गोवा डैश, तो भाई गोवा के डैश ने क्या कहा, हैज सेड, उसने कहा कि फोर्सिबली ऑक्शनिंग, अगर आप जोर जबरदस्ती से ऐसे हमारी माइंस को छीनोगे ना लेस मार्केट प्राइस पे, तो इसको तो चीटिंग समझा जाएगा। क्या समझा जाएगा जी, इसको हम एक तरह से इसको चीटिंग समझेंगे। अब आप ना एक बात समझने की कोशिश करना, लेगेसी होता है पैतृक संपत्ति। लेगेसी क्या होता है जी, पैतृक संपत्ति। बेक्विस्ट का मीनिंग होता है दान देना अपनी इच्छा से, वसीयत में जब हम कोई चीज़ दान कर देता है ना, कोई बंदा भाई अपनी वसीयत में दान कर गया इतनी ज़मीन, तो उस चीज़ को बेक्विस्ट कहते हैं। स्टेट का मतलब ही होता है संपत्ति, रियल इस्टेट नहीं पढ़ते। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का मतलब होता है पैतृक संपत्ति। हेरिटेज का मीनिंग होता है धरोहर, भाई ये तो नेशनल हेरिटेज है धरोहर। तो इन सारे वर्ड्स का तो ऑलमोस्ट सेम मीनिंग था, ऑलमोस्ट सेम मीनिंग था, लेकिन इसको मैं हटा देता, दान में देने जैसी कोई बात नहीं थी। यानी फिर भी ना इन चारों में से मैं एलिमिनेट नहीं कर पाया ना, तो मुझे दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ना पड़ा। अब आप देखो कितना इजी था। द गोवा डैश, गोवा का है क्या, फुट थोड़ी है ना, तो गोवा का फुट है ना, फुटिंग है ना, बेस है ना, बॉटम है, क्या है, फाउंडेशन है। गोवा की कोई फाउंडेशन है, कोई संस्था है, उसने ऐसा लिखा है। इसको पढ़ते ही, सेकंड ऑप्शन को पढ़ते ही ये सारे अपने आप ही एलिमिनेट हो गए। एक ही आंसर निकला, क्या, डी। इसका आंसर डी था। देख लो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या कहता है, ए पेटिशन चैलेंजिंग यूनियन गवर्नमेंट्स डैश टू कन्वर्ट गोवाज माइनिंग कंसेशन एज ग्रांटेड बाय द पोर्टुगीज टू माइनिंग डैश इज पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स। कहता है भाई ए पेटिशन, एक जनहित में याचिका दायर की गई। पेटिशन होता है जी याचिका, एक पेटिशन जो चैलेंज करती है केंद्र सरकार के डैश को। चैलेंज द यूनियन गवर्नमेंट डैश, पता नहीं केंद्र सरकार का क्या है, लेकिन मुझे तो ना थोड़ी सी सेंस आ गई कि भाई केंद्र सरकार ने कोई निर्णय लिया तो उसका कोई डिसीजन होगा, है ना। और ये एक सेकंड और रुको आप, यहाँ पर जो गवर्नमेंट है एपोस्ट्रोफे एस लगाया, मुझे पता है भाई एपोस्ट्रोफे एस के आगे भी नाउन पीछे भी नाउन, यानी मुझे एक बात और समझ में आ गई कि इस फिलर में कोई ना कोई मुझे नाउन चाहिए। नाउन चाहिए तो देखो, चार्टर का मीनिंग होता है प्राइवेट, कहते नहीं चार्टर प्लेन है उसका, यानी प्राइवेट, उसका निजी। तो गो तो एक वर्ब थी, गो को मैंने हटा दिया। वोक, वोक भी एक वर्ब थी, वोक भी एक क्या थी जी, एक वर्ब थी, इसको भी हटा दिया। अब बारी आई प्रोग्रेस, भाई यूनियन गवर्नमेंट की कोई प्रोग्रेस थोड़ी हो रही है, प्रोग्रेस एक नाउन था। प्रोसीड भी एक वर्ब थी, प्रोसीड भी एक क्या थी, वर्ब थी, इसको भी मैंने हटा दिया। रेंट का मतलब भी होता है किराएदारी, किराए पे लेना, चार्टर होता है प्राइवेट, रेंट का मतलब कह दो वो किराएदारी। अब प्राइवेट है भाई, मेरा प्राइवेट जेट है तो हो सकता है ना चार्टर प्लेन किराए पे लिया होगा। यानी यहाँ पर ना एक बात सीखने वाली मिली, चार्टर, रेंटर और टेनेंसी तीनों सिनोनिम थे, तीनों का सेम मीनिंग था। ठीक है, अभी तो हम फर्स्ट पे ही हैं, यानी नाउन चाहिए तो ये ऑप्शन नहीं आ सकता जी, एक सेकंड रुको, ये नहीं आ सकता, गो ये नहीं आ सकता, ठीक है, प्रोग्रेस नहीं आ सकता, प्रोग्रेस आ सकता है, प्रोग्रेस नाउन होता है। प्रोसीड नहीं आ सकता, वॉक नहीं आ सकता, गो नहीं आ सकता, इन दो में से कोई ना कोई तो है। अगर इतनी तो सेंस डेवलप हो गई कि अंदर सरकार का कोई ना कोई निर्णय है, यानी उनका कोई ना कोई मूव है, यानी ये वाला नाउन है। लेकिन आगे पढ़ते हैं। टू कन्वर्ट गोवाज माइनिंग कंसेशन, कि भाई गोवा को जो माइनिंग में कंसेशन मिले थे ना, जो छूट मिली थी, और किसने की थी, पुर्तगालियों ने दी थी। आपने पढ़ा ही होगा, पुर्तगालियों ने गोवा पर राज किया था, तो उन्होंने राज्य को अधिकार दे के गए थे वो। टू माइनिंग डैश इज पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट फॉर द लास्ट 2 डिकेड। अब आपको ही पता है, अभी हम पीछे ही पढ़ के आए, क्या पेंडिंग था सुप्रीम कोर्ट के आगे 2 दशकों से, क्या पेंडिंग है, लीजेस, कि भाई रेंटल की बात नहीं, वो अपनी खदानों को ना जब दे रहे हैं तो उस सेंस पे ना किराए पे देने की बात नहीं होती, उस सेंस पे ना रेंट जैसा वर्ड नहीं होता, वो होता है ठेके पे दे दी उसको चीज़ अपनी। तो यहाँ लीज वर्ड मोस्ट अप्रोप्रिएट था। और भाई पहले तीनों, इन 2 ऑप्शंस को हमने पहले हटाया, इनको पहले हटाया, और जब इन दोनों में से चूज करने की बात आई तो यहाँ पर प्रोसीड तो पहले ही नहीं था, मूव था पहले वाला, तो ऑप्शन मिल ही गया था कि भाई उसका कदम, मूव का मीनिंग वर्ब की तरह होता है, तो होता है जी चलना, कोई कदम लेना। और जब मूव होता है तो इसका मीनिंग होता है कदम, डिसीजन, आपका निर्णय। जब ये नाउन की तरह काम करता है तो इसका मीनिंग होता है आपका निर्णय, डिसीजन। ठीक है, तो इसका आंसर सी था, देख लो सी ही है इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं जी।
हाँ, एक सेकंड खत्म हो गया। आगे ना कुछ इडियम्स बतानी थी। देखो आमतौर पे क्या होता था, एक इडियम दी जाती थी, 4 ऑप्शन दिए जाते थे, लेकिन आज इसने क्या कर दिया, सेंटेंस दे दिया और इडियम्स पूछ लिया। यानी हमको ना बहुत सारी इडियम्स का मीनिंग अब याद रखना पड़ेगा। तो देखो क्या कहता है, सोसर इज वन ऑफ दोज गेम्स दैट वेन एवर आई ट्राई टू वॉच इट डैश आई कुड नेवर अंडरस्टैंड बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड दी रूल। भाई एक चीज़ तो मुझे सीखने वाली मिली, वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है। वन ऑफ दीज बॉयज, इन लड़कों में से एक, क्योंकि चूज कर रहा है तो वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है। देख लो इसने गेम्स प्लूरल नाउन लगाया। एक तो ग्रामर का ये कंसेप्ट रिवाइज हुआ। अब क्या कहता है जो सोसर है ना, फुटबॉल जो है इसकी एक ऐसा गेम है कि जब भी वो टीवी पे देखने की कोशिश करता है ना, आई कुड नेवर अंडरस्टैंड, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। क्यों? बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड दी रूल्स, क्योंकि मुझे ना रूल्स ही समझ में नहीं आते। अब आपको ऐसी इडियम ढूंढनी है जिसका मीनिंग होता है कि रूल्स वगैरह कुछ भी समझ में ना आना। तो भाई ए पीस ऑफ केक का मीनिंग होता है कोई आसान चीज़, समथिंग वेरी इजी। इसको हटा दो। ऑल ग्रीक टू मी। अब आप एक बात बताओ, हम सारे इंडियन हैं, हमें हिंदी ही ढंग से नहीं आती और कोई हमसे कह दे कि ग्रीक पढ़, तो क्या हमें वो समझ में आएगा? नहीं आएगा। और फिर जब भी हमें कोई चीज़ समझ नहीं आएगी हम क्या कहेंगे? ऑल ग्रीक टू मी। ये तो मेरे साथ में ग्रीक जैसा हो रहा है, जैसा लग रहा है ग्रीक पढ़ रहा हूँ। यानी ऑल ग्रीक टू मी का ही मीनिंग क्या होता है जी? ऑल ग्रीक टू मी का मीनिंग होता है कोई चीज़ समझ में ना आना। यानी बी आंसर तो इसका हो सकता है। अब देखते हैं, सी कहता है डक एंड ड्रेक। देखो डक एंड ड्रेक का क्या मीनिंग होता है जी, आपको बता देता हूँ। डक एंड ड्रेक का मीनिंग होता है किसी चीज़ को केयरलेसली करना या किसी चीज़ को मिसयूज़ करना। तो ऐसी तो कोई बात हो ही नहीं रही। याद मैंने इसको ऐसे रख लिया था, डक होती है भाई बतख और ड्रेक होता है बतख में ही जो मेल होता है, जो मादा मेल वो होती है बतख, उसको कहते हैं ड्रेक। तो मैंने ऐसे कर लिया था कि लोग क्या करते हैं, इन डक और ड्रेक को गलत तरीके से यूज़ करते हैं, इन बेचारों को मार देते हैं, बेच देते हैं। तो डक एंड ड्रेक का मीनिंग हुआ गलत तरीके से यूज़ करना। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब अगला वर्ड आया एस इन द होल। एस इन द होल का मीनिंग क्या होता है? एस होता है भाई ताश का इक्का, और होल को आप याद रखना सीक्रेट जगह पर आपने छुपाया हुआ है, किसी छेद वगैरह पे। भाई मैं ताश खेल रहा था, मैं हारने वाला था, इतने में मेरी शर्ट में एक छेद था, उसमें मैंने पहले से छुपाया हुआ अपना इक्का बाहर निकाल लिया। तो मैंने क्या कर लिया, ये मेरा एक तरह का सीक्रेट मूव था जिसको ना मैंने रखा हुआ था। किस लिए रखा हुआ था? रिजर्व में रखा हुआ था कि भाई दिक्कत आएगी तो मैं इसको निकाल लूंगा। तो इसका मीनिंग होता है हिडन एडवांटेज केप्ट इन सीक्रेट या फिर रिजर्व में रखना। हिडन एडवांटेज केप्ट इन रिजर्व। तो भाई यहाँ तो एक ही आंसर मिला कि कुछ भी समझ में नहीं आता। नेवर अंडरस्टैंड का मतलब क्या है? ऑल ग्रीक टू मी। इसका आंसर बी होना चाहिए, इसका आंसर बी ही है। आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट में क्या कहता है। नेक्स्ट में कहता है आई शुड गेट ए गुड नाइट स्लीप बिकॉज आई एम गोइंग टू बी एज एंगेज एज टुमारो। भाई मुझे ना एक अच्छे से सो जाना चाहिए, आराम से सो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं कल भी आई एम गोइंग टू बी एज एंगेज एज टुमारो। भाई जितना एंगेज मैं आज था ना, उतना ही एंगेज मैं कब होऊंगा जी? कल होऊंगा। यानी एंगेज होएगा तो यानी भाई वो बिजी होगा, व्यस्त होगा। तो इसमें तो पहले ही दे दिया एज बिजी एज बी। बी होती है मधुमक्खी। इसको मैंने यूं याद रखा था, मधुमक्खी कभी मैंने बैठी नहीं देखी, हमेशा घूमती रहती है, इधर उधर आवाज सी करती रहती है। तो भाई वो हमेशा बिजी रहती है। तो इस इडियम का मीनिंग होता है टू बी वेरी बिजी। अब बात यही एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट का मीनिंग होता है वेरी नियर, कोई चीज़ आपके बिल्कुल पास हो। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मीनिंग होता है किसी गलत इंसान को अप्रोच करना या फिर किसी गलत तरीके को अपनाना। तो ये आप सही कोई चीज़ करने का सही तरीका नहीं अपना रहे हो या आप किसी गलत पर्सन को अप्रोच कर रहे हो। तो ये दोनों भी मीनिंग नहीं थे। क्या मीनिंग बचता? सिर्फ और सिर्फ एज बिजी एज बी। ठीक है, इसका आंसर यही था। और यहाँ ना मुझे ग्रामर का एक और रूल याद करवाना आ गया। क्या आपने सीखा था? फ्यूचर के एक्शन को हम 3 तरह के टेंसेस में लिख सकते थे। कौन कौन से? या तो प्रेजेंट इंडेफिनेट, या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, या फिर फ्यूचर वाले। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कब लिखते थे? जब एक्शन कैसा होता था? इनफॉर्मल होता था। पढ़ा था क्या? कुछ ऐसा पढ़ा था। तो देख लो, फ्यूचर का ही तो एक्शन है, कहता है कल भी एंगेज हो जाऊंगा, लेकिन उसको कैसे लिख रहा है? आई एम गोइंग टू बी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के साथ दिखा रहा है, क्योंकि फ्यूचर का प्लैंड एक्शन है और कैसा है? प्लैंड एक्शन है और कैसा है? इनफॉर्मल है। यानी यहां से तुम एक बात और सीख लेना, फ्यूचर के प्लैंड एक्शन जो कि इनफॉर्मल हो, उनको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर भी दिखा सकते हैं। अब देखो क्या कहता है, एवर सिंस जैक वॉन दी पोकर टूर्नामेंट। जब से जैक ना पोकर के टूर्नामेंट को जीता है, वो ऐसे एक्टिंग करता है, ही वॉक्स अराउंड, इस तरीके से चलता है कि भाई ही इज सम काइंड ऑफ एन इंपॉर्टेंट और इन्फ्लुएंस पर्सन। ऐसी कोई बात कर रहा है।
अब देखते हैं इनमें से कौन सी इडियम आनी थी। तो भाई जैक ऑफ ऑल ट्रेड क्या होता है? ताश खेलते हैं ना, ताश के अंदर जो जैक होता है ना, गुलाम होता है, उसको जैक कहते हैं। तो गुलाम की क्या जिंदगी होती है? उसको कोई भी काम कह दो वो काम बेचारे को करना पड़ेगा। यानी जैक ऑफ ऑल ट्रेड का मीनिंग क्या होता है? एक तरह का पर्सन, एक तरह का पर्सन क्या? एक पर्सन या फिर कोई चीज। ए पर्सन हु कैन डू ऑल वर्क, हु कैन डू मैनी वर्क, ऑल नहीं मैनी वर्क, जो बहुत सारे काम कर सकता हो। ठीक है, उस बंदे को क्या कहते हैं जी? ऐसा नहीं होता क्या घर में? हम भी, हमारे घर में भी एक आधा भाई वगैरह होता है जो पढ़ाई भी कर लेता है, घर के काम भी कर लिए, गाड़ी भी चलानी आती है, इधर उधर जाके छोड़ भी आएगा, ले भी आएगा, हॉस्पिटल में पर्चियाँ भी लगाएगा, तो उसको भी हम कहते हैं भाई क्या है? ये तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड है, तो सारे काम कर देगा। उस तरह की सेंस तो आ ही नहीं रही। वो कहता है कि मैं तो एक इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ, यानी ये वाला तो नहीं हो सकता। ए बिग शॉट या फिर ए बिग गन, देखो खुद ही कह रहे हैं कोई गन बड़ी होगी तो भी वो इंपॉर्टेंट होगी, और बिग शॉट, कोई शॉट बिग होगा, कोई बड़ी चीज़ होगी, कोई बड़ा कदम होगा तो वो भी क्या होगा? इंपॉर्टेंट होगा। यानी ये दोनों इडियम यहाँ पर बिल्कुल ओके थी। अब इसका आंसर चेक करो, यही आंसर है, बोथ बी एंड सी। अब आ जाओ 43 के ऊपर। देखो 43 में क्या कहता है? 43 में कहता है इनग्रीड एंड अदर लॉयल फ्रेंड्स स्पेंट लॉन्ग आवर्स एंड वर्किंग इन द नाइट विद हर व्हेन इट कम्स टू द फाइनल टाइपिंग। कहता है भाई इनग्रीड नाम का कोई लड़की थी, आई कैपिटल है, कोई नाम की लड़की थी, और उसके कुछ अच्छे लॉयल दोस्त थे जिन्होंने ना लंबे समय तक उसके साथ काम किया। कब? वर्किंग इन द नाइट, देर रात तक उसके साथ में काम किया। जब बात आई फाइनल टाइपिंग की, भाई बंदी को कोई प्रोजेक्ट वगैरह सबमिट करना होगा, तो उस बंदी ने और उसके सारे दोस्तों ने मिल के काम को कर दिया। कितने अच्छे दोस्त थे, एक हमारे दोस्त हैं। ठीक है, अब देखते हैं जी इडियम की बात आई, कौन सी वाली इडियम? तो आपको पता है बर्न मिडनाइट ऑयल का मीनिंग क्या होता है? बर्न मिडनाइट ऑयल का मीनिंग क्या होता है? हार्ड वर्क करना, बहुत पसीना बहाना। अभी हम लोग रात को पढ़ते हैं ना, 2, 3, 3:30, 4 बजे तक पढ़ते हैं, तो हम भी वो बर्न मिडनाइट ऑयल ही करते हैं। इसको ऐसे याद रखना, मिडनाइट ऑयल, रात्रि को तेल, यानी भाई रात को लाइट वगैरह होती नहीं तो कोई दिया जला के पड़ रहा है और दिए का तेल जब बिल्कुल जल्दी से खत्म हो रहा है, यानी वो बंदा क्या कर रहा है? बहुत मेहनत कर रहा है। तो इसका ऐसे याद कर लेना, बर्न मिडनाइट ऑयल की, भाई रात को दिया जला के भी बंदा पढ़ रहा है, बहुत मेहनती बंदा है। अब बारी आई कट कॉर्नर। कट कॉर्नर, कॉर्नर का मीनिंग होता है टू डू समथिंग क्विकली। कट कॉर्नर का मीनिंग क्या होता है जी? टू डू समथिंग क्विकली, किसी चीज को क्विकली कर देना। ठीक है, टू डू समथिंग क्विकली, किसी चीज को जल्दी से कर देना, उस चीज को क्या कहते हैं जी? कट कॉर्नर कहते हैं। कट दी मस्टर्ड, कट दी मस्टर्ड का मीनिंग होता है टू मीट दी एक्सपेक्टेशंस। कट दी मस्टर्ड का मीनिंग क्या होता है जी? टू मीट दी एक्सपेक्टेशंस, भाई उम्मीदों के मुताबिक खड़े होना। मैंने कैसे याद रखा? मस्टर नाम का अपने हिसार में होटल है, मैंने ऐसे याद रख लिया एक नया होटल खुला, वो भी वैसी फैसिलिटी दे रहा है, तो हमने आके क्या कहा? कट दी मस्टर, ये मस्टर के नाम को काट देगा। क्यों? क्योंकि ये भी लोगों की एक्सपेक्टेशन को क्या कर रहा है जी? मीट कर रहा है। टू मीट दी एक्सपेक्टेशन, ये था। इसमें क्या आंसर आना था? सी आना था, सी ही आंसर है। आगे देखो, आगे कहता है शीना वॉज नॉट फीलिंग वेल। शीना नाम की लड़की आज ढंग का फील नहीं कर रही, तो उसने क्या डिसाइड किया है कि आज पिक्चर देखने नहीं जाएगी। वाह भाई, देखो अब देखो इसमें कुछ इडियम्स दी, इनका क्या मीनिंग होता है जी? हिटिंग द सैक। हिटिंग द सैक का क्या मीनिंग होता है जी? हिटिंग द सैक का मीनिंग होता है, सैक एक तो होती है बोरी, और एक सैक को ही हम क्या कहते हैं जी? बेड भी कह देते हैं। ठीक है, हिटिंग द सैक का मीनिंग होता है सोना, बेड पर जाकर सो जाना, सीधा सीधा गो टू दी बेड, या आप बेड पर लेटे हुए हो। लेकिन हमें तो क्या इडियम चाहिए? कोई ऐसी इडियम चाहिए जिसका मीनिंग होता है नॉट फीलिंग वेल, तो ये भी हट गया। फिर आया फीलिंग ए बिट अंडर दी वेदर। हाँ यही थी, फीलिंग ए बिट अंडर दी वेदर, भाई कि मैंने इसको पहले डेली डोज में भी आपको याद करवाया था, मैंने इसे ऐसे याद करवाया था कि भाई अंडर दी वेदर, मौसम की चपेट में आ गई, इसीलिए बंदी क्या है? बीमार है। ऐसे याद कर लो, आंसर तो इसका यही था। आगे फिर कहता है मेकिंग ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ऐसी तो कोई बात ही नहीं कर रहा। और फिर कहता है द लास्ट स्ट्रो। द लास्ट स्ट्रो, द लास्ट स्ट्रो क्या होता है जी? द लास्ट स्ट्रो होता क्या है? देखो द लास्ट स्ट्रो होता है एक आदमी की लाइफ में बहुत सारी बुरी चीज़ें हो रही है, और उसी सीरीज में एक और बुरी चीज़ हो गई, और अब वो इतनी डिफिकल्ट है कि उसको एक्सेप्ट भी नहीं किया जा सकता, उसे बेचारे को बहुत दिक्कत हो रही है उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में। तो इसका क्या मीनिंग होता है? द लास्ट थिंग इन द सीरीज, द लास्ट थिंग इन द सीरीज ऑफ बैड थिंग्स विच इज़ हार्ड टू एक्सेप्ट। पूरा लिखा नहीं जाएगा, बोल देता हूँ, द लास्ट थिंग इन द सीरीज ऑफ बैड थिंग्स विच इज़ हार्ड टू एक्सेप्ट। भाई ये लास्ट चीज़ थी, इसके साथ बुरी होनी, इसके बाद बंदा बेचारा खत्म ही हो गया, इससे बुरा उसके साथ होता ही क्या। ठीक है, ये तो बात आ गई इडियम की। इसका आंसर क्या था जी? इसका आंसर था
इसका आंसर नहीं, एक सेकंड, इसका आंसर है बी, इसका आंसर है बी। हाँ देख लो, बी ही इसका आंसर है। यहाँ ना मुझे आपको एक ग्रामर की चीज़ और सिखानी है, मैं आपको सिखा देता हूँ। देखो इसने क्या बात कही, इसने कहा शी डिसाइडेड नॉट टू गो। इसने क्या कहा जी, इसने कहा शी डिसाइडेड नॉट टू गो। मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखता हूँ, एक सेंटेंस तो यही है। आप ना एक बारी मेरे को बताना कौन सा सेंटेंस सही है और कौन से वाला सेंटेंस हमारा गलत है। एक सेकेंड रुक जाओ, मुझे एडजस्टमेंट करने दो। एक सेंटेंस तो मैं यही लिखता हूँ, शी डिसाइडेड नॉट टू गो। पहले वाला सेंटेंस जो है मेरा वो यही है। दूसरा सेंटेंस मैं आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर पेश करता हूँ, क्या, शी नॉट डिसाइडेड टू गो। अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लगा रहा हूँ शी नॉट डिसाइडेड, लिखा नहीं जाएगा, टू गो, ठीक है। और एक तीसरा सेंटेंस मैं और आपके लिए लेके आया हूँ। तीसरा सेंटेंस क्या कहता है जी, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। तीसरा सेंटेंस कहता है भाई शी डिड नॉट डिसाइड टू गो। तीसरा सेंटेंस कहता है शी डिड नॉट डिसाइड टू गो। कहाँ लिखे, इस वाले को, इस वाले को यहाँ लिख देंगे, एक सेकेंड। तीसरा सेंटेंस क्या कहता है, तीसरा सेंटेंस कहता है शी डिड नॉट डिसाइड टू गो। अब समझ जाना थोड़ा, शी डिड नॉट डिसाइड टू गो, कौन सा सेंटेंस सही कौन सा सेंटेंस गलत, तो मैं तुमको बता देता हूं। जो इसने सेंटेंस लिखा वो सही था। क्यों सही था, बिल्कुल सही था, बता देंगे। दूसरे वाला सेंटेंस गलत था। क्यों गलत था, क्योंकि आपको पता है कि नोट तो एक एडवर्ब होती है, नोट तो एक एडवर्ब होती है, और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इस एडवर्ब को हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज करते हैं। तो इसे ऐसी सेंस नहीं देनी थी, इस तरह से नेगेटिव सेंस नहीं बना सकता था। ये सेंस बनती शी डिड नॉट डिसाइड टू गो। अब ओके था। अब डिड एक हमारी वो बन जाती हेल्पिंग वर्ब, नॉट एक एडवर्ब बन जाती, डिसाइड एक मेन वर्ब बन जाती। बात क्लियर हो गई। लेकिन इतना सा ही मुझे नहीं सिखाना था, मुझे तो कुछ और सिखाना था। एक तो ये सेंटेंस है, एक तो ये सेंटेंस, हालांकि मुझे पता है आपको आता होगा, एक बारी फिर भी देखते हैं। एक मैं ये सेंटेंस लिखता हूँ, शी डिड नॉट डिसाइड टू गो। आप मेरे को इन दोनों सेंटेंसेस के बीच में फ़र्क बताओ। तो एक बात देखो बच्चों, मैं ही तुमको समझा देता हूँ। नोट एक एडवर्ब है, एडवर्ब है तो किसको क्वालिफाई करेगा, किसी वर्ब को। भाई यहाँ पर आए ना शी डिड नॉट, सॉरी शी डिसाइडेड नॉट टू गो, इसका क्या मीनिंग है, उसने डिसीजन लिया। क्या डिसीजन लिया, कि मैं नहीं जाऊंगी। भाई एडवर्ब जिससे पहले आती है उसी को तो क्वालिफाई करती है। तो यहाँ पर टू प्लस V1 से पहले आ गई, नॉन फाइनाइट वर्ब से पहले आ गई, तो इसको क्वालिफाई कर दी। पहली इस लाइन का मीनिंग क्या था, उसने डिसाइड क्या किया कि मैं नहीं जाऊंगी। बात क्लियर, काट दो। अब देखो इसमें क्या कहता है जी, हिम्मत काटो एक बारी। हाँ, इसमें दूसरे वाले सेंटेंस में क्या कहते हैं, शी डिड नॉट डिसाइड टू गो। अब किस चीज को क्वालिफाई कर रही है, ये नोट एडवर्ब जिससे पहले आई है, डिसाइड से पहले आई, तो अब डिसाइड को क्वालिफाई करे। अब इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है उस बेचारी ने डिसाइड ही नहीं किया कि भाई मेरे को जाना भी है या नहीं जाना। पहले वाले में कहती है मैंने डिसीजन ले लिया, नहीं जाऊंगी। क्यों, क्योंकि नोट एडवर्ब इस 2 + V1 को क्वालिफाई कर रही है, गो को क्वालिफाई करेगी भाई नहीं जाऊंगी। और अब ये नोट एडवर्ब इस डिसाइड V1 को क्वालिफाई कर रही है कि भाई मैंने डिसाइड ही नहीं किया, मेरे को जाना भी है नहीं जाना। ये बेसिक सा डिफरेंस था, ग्रामर में हम सीखते हैं। आपको पता था, मैंने रिवाइज करवा दिया। देखो ये मेरी तो ड्यूटी है, कोई कंसेप्ट आए तो उसे रिवाइज करवाना। देखो इनके अंदर ना कुछ नहीं करना था, इन सेंटेंसेस को कंबाइन करना था। इन सेंटेंसेस को क्या करना था जी, हमें कंबाइन करना था। ठीक है, 2 सेंटेंसेस दिए, इनको कंबाइन करना था दिए गए सेंटेंस वर्ड्स को यूज़ करके। और इनको ना जनरली सेंटेंस की स्टार्टिंग में यूज़ करना था। कैसे यूज़ करना था जी, जनरली सेंटेंस की स्टार्टिंग में। तो देख लो एक बार क्या कहते हैं, कहते हैं द बीजेपी एज वेल एज पार्टीज विच क्लेम टू बी सेकुलर और रिप्रेजेंट माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कहता है भाई बीजेपी की बात कर लो या फिर वो पार्टीज जो क्लेम करती हैं, क्या क्लेम करती है कि भाई हम सेकुलर है। सेकुलर होता है धर्मनिरपेक्ष। सेकुलर का मीनिंग होता है, आपने सीखा होगा, इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट, की भाई भारत ना धर्मनिरपेक्ष देश है। हम ना ऐसा नहीं करेंगे कि एक धर्म को प्राथमिकता दें, दूसरे धर्म को परेशान करें, ऐसा हम नहीं करेंगे। तो ऑथर क्या कहना चाह रहा है, ऑथर कह रहे हैं कि जो बीजेपी है ना और साथ साथ और पार्टियां जो कहती तो हैं कि हम सेकुलर हैं और माइनॉरिटी के इंटरेस्ट का हम ध्यान रखती हैं, उनको क्या करना चाहिए, मस्ट एक्सरसाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको इस चीज़ की जिम्मेवारी भी लेनी चाहिए, क्या, अपने कैंपेनिंग में, कि भाई हिंदू मुस्लिम के बीच में भाईचारा बढ़े। होता तो ऐसा, ये सारी पार्टियां कहती है कि भाई
भाई हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन करते क्या आपस में लड़ा देते हैं। तो ऑथर कह रहा है कि जो पार्टियां दिखावा करती हैं, क्लेम करती है कि हम सेकुलर हैं, हम माइनॉरिटी के इंटरेस्ट का ध्यान रखते हैं, तो तुम उसी टाइम पे माइनॉरिटी के इंटरेस्ट का ध्यान क्यों रखते हो? भाई मैं नाम नहीं लेता किसी धर्म का, ए और बी दो रिलीजन है, ये मेजोरिटी में, ये माइनॉरिटी में। हालांकि माइनॉरिटी जैसा तुम नहीं होता, लेकिन मान लो ये लोग ज़्यादा हैं भाई। एक सेकंड रुको, मैं तुमको इस चीज़ को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। एक तरफ तो ये भीड़ है भाई, ये सारे लोग हैं, एक तरफ ये वाली भीड़ है। सरकार क्या कहती है कि भाई देश में हम सेकुलर हैं, हम सेकुलर, तो हम इनका भी ख्याल रखेंगे, इनका भी, ना इनके साथ भेदभाव होगा ना इनके साथ। तो ऑथर कह रहे हैं तुम ऐसा क्यों काम करते हो? जब ये झुंड इनमें से किसी एक को पीट दे तब तुम इनको इंसाफ दिलाते हो, ये कह के कि हम तो सेकुलर है, देखो हमने इसको सजा दे दी। लेकिन तुम ऐसा क्यों नहीं करते तुम्हारे कैंपेनिंग में कि तुम इनको यही पाठ पढ़ाओ ना कि अरे तुम दोनों तो भाई भाई हो, आपस में लड़ी क्यों रहे हो? लड़ाई होगी तब हम दिखाएंगे कि हम सेकुलर है, सजा देगी, इससे अच्छा हम लड़े ना। ऐसी कोई बात ऑथर करना चाह रहा है। अब देखते हैं इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने की बारी आई, तो इन दोनों सेंटेंसेस को भाई कैसे जोड़ा जा सकता था। पहले वाले में क्या कहता था जी, ऑल्दो बीजेपी की कोई बात नहीं करती, ऑल्दो बीजेपी में तो कहता हालांकि बीजेपी, ऐसी तो कोई बात ही नहीं कर रहा था। ये कैसे जोड़ता? ये इस वाले से जोड़ सकता था। ये क्या कह सकता था? देखो मैं इतने बड़े सेंटेंस नहीं लिख पाऊंगा, आप समझने की कोशिश करना। ये इस एज ए सेकुलर को यहाँ ले आता, कहता एज ए सेकुलर द बीजेपी, उसके बाद लगाता कोमा, एज ए सेकुलर द बीजेपी, ऐसे कहता एज ए सेकुलर द बीजेपी। अब आगे कोमा लगा के ये पूरी लाइन और अगली लाइन को भी कोमा से जोड़ के क्लियर कर देता। कह देता क्या कह देता, डिक्टेट कर देता हूँ, लिख लेना एज, ये क्यों लिख रहा हूँ मैं, ये क्या लिख देता, ये लिख देता एज ए सेकुलर, उसके बाद इसे यहाँ ले आता द बीजेपी, फिर एक कोमा, फिर एक कोमा तो था ही, एक कोमा और लगाता एज ए सेकुलर, ये सारी बीच की एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बन जाती। द बीजेपी मस्ट एक्सरसाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन देयर कैंपेन फॉर हिंदू मुस्लिम हारमोनी। हारमोनी का मतलब होता है भाईचारा, हारमोनी का मतलब क्या होता है जी, भाईचारा। और तुमको एक चीज़ और समझा देता हूँ, हालांकि कोई भी बच्चा, हमारे बच्चे इतने महान हैं, होमवर्क नहीं करते, लेकिन फिर भी मैं दे देता हूँ होमवर्क। एज ए सेकुलर द बीजेपी, देखो हम पोस्टमार्टम करते हैं ना, तुम मुझे एक बात बता दो, द आर्टिकल है, बीजेपी सब्जेक्ट है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब मस्ट आ गई और एक्सरसाइज मेन वर्ब आ गई, और जब मैंने इनको जोड़ दिया तब की बात कर रहा हूँ। तो ये एज ए सेकुलर किसकी तरह काम कर रहा है? एज ए सेकुलर किसकी तरह काम कर रहा है? कोई भी समझदार बच्चा कमेंट बॉक्स में समझा दे। एक तो इस तरीके से जोड़ सकते थे, दूसरा हम किस तरीके से जोड़ सकते थे जी, दूसरा हम इस तरीके से जोड़ सकते थे, बीइंग ए सेकुलर पार्टी, बीइंग ए सेकुलर पार्टी द बीजेपी, आगे फिर वही एक कोमा यहाँ और अगली लाइन एज इट इज लिख देता। और जब मैं इसको ऐसे जोड़ता ना, बीइंग ए सेकुलर पार्टी, मैंने वह पढ़ाया था आपको, जब मैंने आपको सिखाया था बीइंग ए सेकुलर पार्टी, जब मैं ऐसे लिखता हूँ तो एक बात बताओ, ये तो V1 + ING है, और उसके बाद में कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, जैसे एक आर्टिकल, एक एडजेक्टिव और एक नाउन। तो इस पूरे को V1 + ING विदाउट हेल्पिंग वर्ब किसकी तरह काम करती है? जल्दी बोल दो, पार्टिसिपल की तरह। तो इस पूरे को ना मैं पार्टिसिपल फ्रेज कह सकता था, ठीक है। जोड़ दिया, इसको कैसे जोड़ दिया? पार्टिसिपल फ्रेज से जोड़ दिया। बीइंग ए सेकुलर पार्टी, आगे लगाता पार्टी, फिर कोमा लगा के लिखता क्या, द बीजेपी, फिर एक कोमा ये था, एक कोमा और लगाता और एज इट इज इस सेंटेंस को जोड़ देता। उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा, ठीक है। अब एक बारी नेक्स्ट को देख लो। अच्छा, इसका आंसर क्या है? यानी बी और सी से जोड़ा जा सकता है। बी और सी का कोई ऑप्शन है क्या? डी ऑप्शन कहता है बी और सी से जोड़ रहा है, ठीक है, ओके। आ जाओ 46 को देखते हैं। 46 में भी क्या करना था जी? जोड़ना ही था। दिस ईयर्स इलेक्शन फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली आर इम्पोर्टेंट नॉट जस्ट इन टर्म ऑफ डिटरमाइनिंग द पॉलिटिकल पावर, नॉट जस्ट इन टर्म ऑफ डिटरमाइनिंग द पॉलिटिकल बैलेंस ऑफ पावर नेशनली, ठीक है। क्या कहता है? कहता कुछ ऐसा है कि भाई इस साल के जो इलेक्शन है ना वो इम्पोर्टेंट है। वो क्या है जी? इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ डिटरमाइनिंग द, आगे कोई और बात कहता है, सिर्फ इस मामले में नहीं कि भाई हमें पॉलिटिकल बैलेंस पता करना है पावर का। भाई सीधी सी बात है, लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव मतलब विधानसभा, लोकसभा में बीजेपी है, इतनी सारी सीटें मिल गई, तो लोकसभा में सबसे ज़्यादा पावरफुल पार्टी कौन है? बीजेपी है। अब कह रहा है विधानसभा में भी देख लेते हैं कि जो पावर है वो अभी भी बैलेंस है क्या नेशनली। भाई ऐसा भी है क्या कि कुछ और पार्टीज के पास भी पावर है? बैलेंसिंग पावर ऑफ क्या होता है? कुछ पावर इनके पास, कुछ पावर इनके पास, सारी पावर एक को दे दी तो फिर तो
गड़बड़ होगी, तो कह रहा है पता लग जाएगा कि भाई पावर अभी भी बैलेंस में है क्या नहीं। इस तरह की बात थी। जोड़ने की बारी आई तो ऑन अकाउंट ऑफ से नहीं जुड़ता, ये तो कोई रीज़न बताता। बिसाइड्स द आइडिया भी कोई बात नहीं करता, ये जोड़ता विद द आइडिया, आगे लगाता दैट, विद द आइडिया दैट दिस ईयर इलेक्शन फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली आर इंपॉर्टेंट, इस साल के इलेक्शन इंपॉर्टेंट है, कोमा लगाता क्यों, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ डिटरमाइनिंग द पॉलिटिकल बैलेंस ऑफ पावर नेशनली, इस तरह की कोई बात करता। विद दैट इसका क्या मीनिंग होता है जी, विद द आइडिया, विद द आइडिया का मीनिंग होता है एक तरह की परसेप्शन जो आपके माइंड में ऑलरेडी है। विद द आइडिया दैट एक फ्रेज होता है, इसका मीनिंग होता है एक तरह की परसेप्शन जो हमारे माइंड में ऑलरेडी है, ऑलरेडी मैं इस चीज़ के बारे में एक आइडिया रखता हूँ, ये था। तो ये कैसे जुड़ता है, ये जुड़ता सिर्फ और सिर्फ सी से। सी का कोई ऑप्शन है क्या, बी ऑप्शन कह रहा है, ठीक है ओके। आगे चलो 47 में क्या कहता है, 47 में ये कहता है जी The polls are also important because they will shape social relations between Hindu and Muslim in key geographical regions where both communities coexist। कहते हैं भाई जो पोल्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो शेप करते हैं सोशल रिलेशन। देखो ये पिछली बात को रिलेट कर गया, पीछे हमने कहा था ना कि सिर्फ इसीलिए नहीं है कि भाई पता चले कि पावर ऑफ बैलेंस हो भी रहा है, नहीं इसलिए भी है क्योंकि जो पोल्स आएंगे ना नतीजे वो हमें बताएंगे कि हमारे सामाजिक रिश्ते हैं कैसे, किन के बीच में, हिंदू और मुस्लिम के बीच में, इन की जोग्राफिकल रीजन, ऐसे जोग्राफिकल रीजन भूगोलिक दृष्टि के ऐसे क्षेत्र जो नेसेसरी हैं, की हैं, जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ रहते हैं। इस तरीके ये वाला सेंटेंस पीछे वाले में इन्होंने साथ में ही बनाया। पीछे वाले में कह रहा था ना कि सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट जस्ट कि भाई सिर्फ बैलेंस ऑफ पावर बताए, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, आगे क्लियर करता है कि भाई इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, सेंस कंप्लीट करता है कि भाई ये जो पोल्स है ना सोशल रिलेशंस को बताएंगे कि हमारे सामाजिक रिश्ते हैं कैसे। ये कैसे जुड़ता, इंस्पाइट तो होता है बावजूद, नहीं आती ऐसी कोई बात, सिंस पोल भी नहीं होता, कोई कारण बताता, ये जोड़ता गिवन दैट, गिवन दैट से जोड़ता, क्या देता ये, गिवन दैट आगे एज इट इज जोड़ देता। द पोल्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज दे विल शेप सोशल रिलेशंस, फिर कोमा लगाता, बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम इन की जोग्राफिकल रीजन वेयर बोथ कम्युनिटीज को एग्जिस्ट। ठीक है, इस तरीके से जोड़ता। गिवन दैट का क्या मीनिंग होता है, गिवन दैट का मीनिंग होता है कंसीडरिंग द सिचुएशन, हालात को या परिस्थिति को देखते हुए, ये भी एक तरह का फ्रेज ही होता है। गिवन दैट का मीनिंग क्या होता है, कंसीडरिंग द सिचुएशन को देखना, हालात को देखना, कंडीशन को देखना या फिर फैक्ट्स को देखना। भाई मौजूदा चीज़ों को देखते हुए हमें पता लगता है कि जो पोल्स है ना वो सिर्फ इम्पोर्टेंट है। क्यों पोल्स इसलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सोशल रिलेशंस, सामाजिक रिश्ते बताएंगे किन के बीच के, हिंदू और मुस्लिम के, वो भी उन इलाकों में, उन जोग्राफिकल मतलब उन इलाकों, उन रीजन, उन क्षेत्रों में जहाँ पर ये दोनों ही कम्युनिटीज़ रहती हैं। ठीक है, इसमें क्या था, गिवन दैट से जुड़ता, हाँ आंसर इसने सी माना। ठीक है, एक बारी 48 को देखो, इन ऑल 3 स्टेट्स बट पर्टिकुलरली इन द ईस्टर्न स्टेट्स द भारतीय जनता पार्टी इज होपिंग टू कंसोलिडेट द हिंदू वोट डैश, डैश की तो बात ही नहीं करा, जोड़ना ही तो है। भाई क्या कह रहा है, 3-4 राज्यों में चुनाव होने, हम कहते हैं सारे तीनों राज्यों में ही, खासकर कहाँ पर, ईस्ट की साइड की जो स्टेट्स हैं हमारी, ये जो 7 सिस्टर्स है, यहाँ पर बीजेपी क्या सोच रही है कि भाई हिंदू वोट बैंक को कंसोलिडेट कर लूँ, इकट्ठा कर लूँ। कंसोलिडेट का मतलब होता है, इसके अंदर ही तो कह रहा है सॉलिड टुगेदर, सॉलिड यानी हिंदू वोट बैंक को इकट्ठा कर लेती हूँ। बीजेपी कुछ ऐसा सोच रही है। इसको अगर जोड़ने की बात आई, एज कीपिंग इन की बात नहीं है, एज कीपिंग इन तो कोई रीज़न देता है कि ऐसा क्यों करे, अलाउइंग की बात भी नहीं करता। कीपिंग इन माइंड, क्या ध्यान में रख रही है बीजेपी, क्या ध्यान में रख रही है, कीपिंग इन माइंड वट ऑल 3 स्टेट्स, तीनों स्टेट्स को ध्यान में रखते हुए, लेकिन खास तौर कर ईस्टर्न स्टेट्स में, फिर कोमा लगाता, आगे कहता जो भारतीय जनता पार्टी है होप कर रही है कि मैं हिंदू वोट बैंक को क्या कर लूँगी जी, इकट्ठा कर लूँगी, यानी सिर्फ ए से जुड़ता, आंसर आता ये वाला, यही आंसर है। ठीक है, बिल्कुल ओके। अब एक बारी 49 को और देख लो। 49 में क्या कहता है, इट इज़ टेम्पटिंग इन एन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी टू लेवरेज ग्रुप आइडेंटिटीज। टेम्पटिंग का मतलब होता है प्रलोभन देना, प्रलोभन देना किसी चीज़ को। ठीक है, तो कहता है भाई ये बात प्रलोभन तो देती है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में, जहाँ पर वोट के माध्यम से सरकार चुनी जाती है, जहाँ पर लोकतंत्र होता है, टू लेवरेज ग्रुप आइडेंटिटीज। लेवरेज का मीनिंग होता है टू गेट बेनिफिट, किसी चीज़ का फायदा उठाना, किस चीज़ का, ग्रुप आइडेंटिटीज़ का। भाई एक बात बताओ, ये 10-15 लोग, मान लो ये 150 लोग हैं,
किसी एक चीज़ को मानते हैं। अब मैं अगर वोट मांगने की बात जाता हूँ तो मैं इसको मनाऊँ, इसको मनाऊँ, इसको मनाऊँ, इससे अच्छा है मैं इस पंथ इस चीज़ को मान लेता हूँ, ये 15 अपने आप ही मेरे पीछे आ जाएंगे। तो इस तरह की बात कर रहे हैं कि हाँ ये चीज़ टेम्पटिंग तो है कि आप बेनिफिट उठाओ ग्रुप आइडेंटिटीज से, लेकिन एक पोलराइज्ड कैंपेन होती है ना, जो आप बांटते हो लोगों को, पोलराइज का मतलब बांट देना, सेपरेट कर देना, वो क्या करती है, डीप कर देती है, बढ़ा देती है। क्या बढ़ा देती है? हिंदू मुस्लिम के बीच में दीवार क्या, हिंदू मुस्लिम के बीच में चीज़ बढ़ा देती है, डिवाइड कर देती है इन लोगों को। और ये जो बांटने की भावना है ना, ये क्या जाती है, अगेंस्ट द स्पिरिट, ये स्पिरिट के खिलाफ जाती है। स्पिरिट किसकी? संविधान की स्पिरिट की। भाई हम सारे भाईचारे को प्रमोट करेंगे, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, ग्रुप आइडेंटिटीज़ का फ़ायदा उठा के भाई इन 50 लोगों को मनाना मुश्किल है, अच्छा ये 50 लोग हिंदू हैं तो कह दो हम हिंदुओं के साथ है, आगे वोट। इस तरीके से जो हम राजनीति कर रहे हैं वो चीज़ गलत है, ऐसी कोई सेंस देने की बात करता है। अब क्या कहेगा, देखो यहाँ यही तो बता रहा है, बट से जोड़ रहा है, तो आगे ना मुझे ऐसा पता चलेगा, मैं ऐसे कह दूंगा भाई हालांकि इस काम से पैसा तो आ सकता है लेकिन यार तरीका गलत है, रिस्की है, इस तरह की बात कर रहे हैं। क्योंकि आगे बट लगा रहे तो फिर तो मुझे देखते के साथ पता लग गया। इट इज़ टेम्पटिंग दोबारा तो ऐसे नहीं जोड़ता, डिस्पाइट इट इज़ भी नहीं, क्या कहता, वाहिल इट इज़ टेम्पटिंग, कि भाई हाँ भले ये चीज़ वो है, अट्रैक्ट करने वाली है, प्रलोभन देगी, लेकिन फिर भी यार गलत तो गलत है। किससे जोड़ता है? सिर्फ ए से जोड़ता, ए ही इसका आंसर होना था, देख लो ए ही इसका आंसर है। अब आ जाओ 50 के ऊपर। 50 वाले में क्या करना था जी, 50 वाले में बेसिकली कुछ एरर्स बताने थे। 50 वाले में क्या करना था जी, 50 वाले में कुछ आपको बेसिकली एरर बताने थे। देखो 4 सेंटेंसेस दिए, इनमें से वो वाले सेंटेंसेस चूज करने थे जिनके अंदर एरर नहीं था, जिनके अंदर एरर नहीं था। तो अब आप देखो क्या कहता है, राहुल गांधी वाज अकम्पनीड विद पुडुचेरी सीएम, ये वाला पहले ही गलत कर गया, क्योंकि हम इस अकम्पनी वर्ड का मतलब होता है साथ। राहुल गांधी का साथ किसने दिया, तो विद नहीं, इसके साथ बाय प्रपोजिशन आती है, तो इसके अंदर तो पहले ही गड़बड़ कर दी। अब उठा लो दूसरे वाले को, दूसरे वाले में कहता है कांग्रेस का जो लीडर है राहुल गांधी ऑन वेंसडे इंटरेक्टेड विद द फिशिंग कम्युनिटी इन सोलाइना, उसने क्या किया, भाई इसमें एरर में तो मीनिंग की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी बता देता हूँ। मछुआरों का जो समूह था उससे मिला, कहाँ पर मिला, सोलाई नगर में, कोई एरिया है पुडुचेरी में, जहाँ उसने किक ऑफ किया। किक ऑफ का मतलब होता है टू स्टार्ट समथिंग, फुटबॉल को स्टार्ट कैसे करते हो, किक मार के ही ना, तो उस तरीके से लिंक करो किस चीज़ को, पार्टी के इलेक्शन कैंपेन को, कहाँ, यूनियन टेरिटरी के अंदर। इसके अंदर कोई भी एरर नहीं था। अगले वाले में कहते हैं गांधी वाज अकम्पनीड बाय पुडुचेरी सीएम वी नारायण स्वामी, गांधी के साथ कौन थे, पुडुचेरी के सीएम थे वी नारायण स्वामी, और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का मैनेजिंग, एंड ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मैनेजिंग फॉर तमिलनाडु। नहीं यहाँ गड़बड़ कर गया ना, देखो एक तो सेंस की गड़बड़ कर गया, यहाँ तो एक तो सेंस की गड़बड़ कर गया, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मैनेज थोड़ी करिए तमिलनाडु पुडुचेरी, बात इसको ऐसी कहनी थी। यहाँ पढ़ के पता लगा कि एक बंदा है जिसका नाम है दिनेश गुंडू राव, ये क्या करता है जी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को मैनेज करता है, कहाँ की, तमिलनाडु पुडुचेरी और गोवा। एक तो सेंस की गड़बड़ कर गया और ऊपर से ना प्रेपोजिशन गड़बड़ आ गया, मैनेजिंग फॉर नहीं, मैनेजिंग करता तो भी ओके हो जाता, मैनेजिंग तमिलनाडु पुडुचेरी एंड गोवा, और फिर कोमा लगाया था कौन, दिनेश गुंडू राव। तो यहाँ प्रेपोजिशन का एरर कर गया, यहाँ भी प्रेपोजिशन का एरर, तो पहला और तीसरा तो गलत हो गया, दूसरा ओके है। अब देख लो फोर्थ और देख लो, एड्रेसिंग द क्राउड, क्राउड को संबोधित करते हुए, भीड़ को कहते हुए उसने क्या कहा, अबाउट द ऑनगोइंग फार्मर प्रोटेस्ट। भाई ये बंदा इतना ज़बरदस्त खेल गया, यहाँ पे जो किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है ना दिल्ली में, इसने उससे लिंक करके क्या कहा, राहुल गांधी ने इतना ज़बरदस्त दिमाग लगाया कि भाई मैं तो ना मछुआरों को समुद्र का किसान मानता हूँ। वाह भाई वाह, मेंटोस वाला दिमाग कि भाई मैं तो मछुआरों को समुद्र का किसान मानता हूँ, और उनको कह के आया है कि आई कंसीडर यू वट टू बी फार्मर्स ऑफ दी सी, भाई मैं आपको यहाँ का किसान मानता हूँ। क्यों भाई, सीधी सी बात थी, इनको बीजेपी को डुबोना था, तो वहाँ एक छवि बनाई कि भाई छवि क्या बनाई, देखो जो भी है मैं कमेंट नहीं करता। अब जो बात आती है कि भाई बीजेपी छोड़ो, नहीं करते इस चीज़ पर बात, हो गई। ये थी शीट। अब ना स्टार्टिंग में कुछ 5-6 क्वेश्चंस हमने छोड़ दिए थे, एक बारी उनको और देख लेते हैं। स्टार्टिंग में कुछ 5 से 6 क्वेश्चंस हम छोड़ आए थे, एक बारी हम उनको देखते हैं। देखो उनके अंदर ना एक्चुअली में क्या है, कुछ इकोनॉमिक्स की टर्म्स डाल दी, कुछ इकोनॉमिक्स की टर्म डाल दी, तो भाई जिस बच्चे को वो इकोनॉमिक की टर्म नहीं पता उसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। और अब मैं भी वो पूरी टर्म समझाने में 40 मिनट निकल जाएंगी, तो मैं वो पूरी टर्म तो क्लास में समझा ही नहीं सकता, और एक टर्म हो तब भी समझा दूँ, समझानी भी 5-6,
तो उनमें थोड़ी सी आपको सेंस, कुछ बच्चों को समझने में दिक्कत आई होगी, उन्होंने किया होगा। फिर भी मैं उनको थोड़ा सा, जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है सेंस का, उनको भी हम थोड़ी सी ट्राई करवाएंगे। कहाँ से छोड़ा था, 34 से ही करते हैं। देखो क्या कहता है आगे, क्या कहता है, ए 360 डिग्री अप्रोच फॉर कम्युनिकेटिंग द राइट एंड क्लियर मैसेज ऑन द एनपीआर हैज़ बिन प्लान टू बी फॉलोड। एक 360 डिग्री की अप्रोच लगाई हर तरफ की कि भाई राइट मैसेज जाए किसके लिए, एनपीआर के लिए, हैज़ बिन प्लान टू बी फॉलो, भाई उसको फॉलो करेंगे। एनपीआर क्या होता है, किसी बच्चे को नहीं पता तो उसे समझ में नहीं आता। एनपीआर होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जो ये असम वगैरह में नहीं कर रहे थे क्या, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, कि भाई कौन कौन इस देश का नागरिक है, लिख लेना नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। उस तरीके की कोई बात कर रहा है और कह रहा है ऑल काइंड ऑफ मीडिया, जितनी भी तरह की मीडिया है ना, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे एवी हो या फिर डिजिटल हो, प्रिंटेड हो, या फिर वर्ड ऑफ माउथ हो, भाई जो हम एक दूसरे से आमतौर पर कह देते हैं, वो पब्लिकली टूल्स, वो सब पार्ट है किस चीज़ का, प्लान मीडिया स्ट्रेटेजी का, मीडिया की स्ट्रेटेजी का। राइट काइंड ऑफ मैसेजिंग विल बी डन, सही तरीके से लोगों के मन में मैसेज है। भाई एनपीआर ये जनगणना वगैरह शुरू कर रहे हैं, एनपीआर के लिए नेशनल रिकॉर्ड रखेंगे लोगों का, ठीक है। तो भाई उसके रिगार्डिंग बात कर रहा है कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है ना, उसके बारे में अफवाहें ना फैले फेसबुक के या इधर उधर की बातों से, तो उसको टैकल करने का प्रयास करेंगे, मिसकम्युनिकेशन को रोकेंगे, र्यूमर्स यानी अफवाहों को रोकेंगे, किसके लिए, एनपीआर के लिए, और जो जनगणना होगी 2021 के लिए। हाउएवर इन व्यू ऑफ द आउटब्रेक ऑफ द कोविड-19, लेकिन जैसे ये कोविड-19 ने दोबारा से कदम पसार लिए, पेंडेमिक महामारी होता है, तो पहले फेज की जो जनगणना थी ना 2021 की, उसको रोक दिया और कह दिया भाई जो अपडेशन करेंगे ना इस एनपीआर लिस्ट को बाद में देख लेंगे, उसको पोस्टपोन कर दिया जब तक अगले आदेश नहीं आते सरकार के। भाई बात क्या है, देखो घर घर जाके पता करेंगे घर में कौन है, ये कौन है, तुम कौन से धर्म से हो, रिलीजन से हो, क्या पता लोग उन अधिकारियों को ही पीट दे कि भाई तुम हमको देश से निकालने आए हो। तो इस तरह की अफवाहें ना फैले, इसके लिए कोशिश कर रही है सरकार। इस तरह की बात इन 4-5 लाइनों में की। एनपीआर था नेशनल पॉपुलेशन रिकॉर्ड या रजिस्टर, ठीक है। अब क्या कहते हैं कि आप पैसेज से क्या समझते हो, तो आप क्या समझते हो, गवर्नमेंट इज इंडोलेंट इन द मैटर ऑफ एनपीआर। इंडोलेंट होता है लेजीनेस, आलसी तरीके से। तो सरकार तो बिल्कुल भी आलसी नहीं है। कहता है क्यों भाई, सरकार ने क्यों टाला है, सरकार ने तो कोविड-19 की वजह से टाला है, नहीं तो नहीं टालती फेज 1 को। सरकार कोई इंडोलेंसी यहाँ नहीं कर रही। आगे कहता है कोविड-19 पेंडेमिक हैज़ पॉइज्ड कॉम्बिनेशन की बात नहीं कर रहा, कोविड-19 पेंडेमिक की बात ही नहीं की, पूरी बात इसने एनपीआर पे घुमाई। इसने तो बीच में कहा कि एक कोई कोविड जैसी चीज़ चल गई रे, इस वजह से हम उसको रोक रहे हैं। देख लो सेंस ना निकालते तो भी यहाँ कहीं पर भी उसने कोविड का नाम ही नहीं लिया, यहाँ लिया सिर्फ एक बार, बाकी पूरे पैसेज में एनपीआर, कंसेंसस 2021, एनपीआर ऐसा ही चिल्लाता रहा। कोविड-19 की पेंडेमिक की कोई बात नहीं कर रहा। अब क्या कहता है, गवर्नमेंट विशेज टू ओब्लिटरेट मिसकंसेप्शन रिलेटेड टू कोविड-19। ओब्लिटरेट का मीनिंग होता है खत्म कर देना, दूर कर देना दिमाग से। तो वही कह रहा हूँ, कोविड-19 से रिलेटेड मिसकंसेप्शन दूर नहीं करनी, उसको तो र्यूमर्स रोकने तो हैं, लेकिन एनपीआर से रिलेटेड र्यूमर्स उसको रोकने तो ऐसी भी कोई बात नहीं। नन ऑफ द अबव बट क्या, पूरी बात किसके बारे में की है, पूरी बात इसने की है एनपीआर के बारे में। और रिस्पाइटेड का मीनिंग क्या होता है जी, रिस्पाइटेड का मीनिंग होता है रोक देना, किसी आइडिया को एक बार के लिए रोक दिया, विराम दे दिया। तो यही तो कह रहा है, एनपीआर को एक बारी के लिए इन्होंने विराम दे दिया। तो न्यूज़ किससे रिलेटेड है, एनपीआर के विराम से रिलेटेड है। डी इसका आंसर था, देखो डी ही था, बहुत बढ़िया। अब एक बारी 34 को देख लो, 34 में क्या कहता है। हाँ, अब ये वाला ना देखो थोड़ा सा वही है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ज़्यादा हो गया, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा। नहीं, ये वाला तो आसान है, एक और आएगा। इन द केस ऑफ द फर्टिलाइजर, कहता है भाई फर्टिलाइजर की जब बात आती है ना, सब्सिडी अगेन, किसानों को सरकार सब्सिडी देती है, उस टाइम पे सब्सिडी सबसे ज़्यादा किसके लिए मिलती है, यूरिया के लिए मिलती है। हालांकि मुझे नहीं पता, इसने जो काम है वो लिख रहा हूँ, मुझे नहीं पता मिलती है नहीं मिलती। तो भाई टू द ट्यून ऑफ ऑलमोस्ट 70% ऑफ इट कॉस्ट, कि भाई 70 रुपये तक का, 70 अगर 100 रुपये की चीज़ पड़ती है ना मैन्युफैक्चरिंग, तो सरकार कहती है हम तो किसानों को 30 रुपये में ही दे रहे हैं। लेकिन ऐसा करने पर भी क्या हो रहा है, इस सब्सिडी का भी ढंग से यूज़ नहीं हो रहा। ऑप्टिमल यूज़ होता है सेटिस्फैक्ट्री, सब ऑप्टिमल मतलब नॉट टू डिजायर्ड लेवल। ऑप्टिमल इसके सब लगा के इसको उल्टा कर दिया। ऑप्टिमल का मीनिंग होता है सेटिस्फैक्ट्री यूज़, और सब ऑप्टिमल का मतलब होता है भाई नॉट टू ए डिजायर्ड लेवल। तो इस तरह की बात कहते हैं कि भाई 70% तक की तुम छूट दे देते हो, तब भी वो ना
नहीं मिलता, ढंग से यूज नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? इट इज़ टाइम टू मूव टुवर्ड डायरेक्ट कैश ट्रांसफर टू फार्मर। अब समय आ गया कि भाई किसानों को यूरिया के कट्टे क्यों दे रहे हो, उनको सीधा सीधा पैसे दो कि भाई आप खरीद लो। आप उनको यूरिया दे रहे हो, मान लो उसको अपनी फील्ड में वहाँ यूरिया की आवश्यकता नहीं थी, कम मात्रा चाहिए थी, आपने ज़्यादा कट्टे दिए तो किसान को बेनिफिट नहीं हुआ। इससे अच्छा आप उसको सीधा कैश दो, भाई वो अपने हिसाब से खरीद लेगा। किस हिसाब से खरीदेगा? पर हेक्टेयर की भाई इस ज़मीन में इतना फर्टिलाइजर चाहिए, तो उस हिसाब से एक एक फर्टिलाइजर को खरीदेगा, उसकी भी सहूलियत हो जाएगी। और फर्टिलाइजर के पैसों को तो खासकर आप क्या कर दो, रोक ही दो, खत्म ही कर दो। इससे क्या होगा? लीकेज एंड इम्बैलेंस, जो लीकेज होती है ना भाई, वेस्टेज हो गई, और जो इम्बैलेंस फैला है, भाई इतनी ज़मीन है, इस पोर्शन में नाइट्रोजन नहीं चाहिए, इस पोर्शन में फॉस्फोरस नहीं चाहिए, इसमें पोटेशियम चाहिए। मान लो इन्होंने तो सीधे सीधे यूरिया के कट्टे किसान को दे दिए, उसको भी पता है किसान को भाई यहाँ चाहिए, लेकिन वो बेचारा करे क्या जब सरकार ही नहीं सुन रही उसकी। इसीलिए कहता है कि भाई उनको पैसे दे दो, उसको अपनी ज़मीन का पता है कि यहाँ ये वाला चाहिए, यहाँ ये कंपोनेंट चाहिए, तो उस हिसाब से खरीद लेगा। और भाई हो सके तो फ्री ही कर दो ना, वो अपने घर में यूज़ थोड़ी कर रहा है, फसल उगा रहा है तो फ्री ही कर दो, इस तरह की बात करता है। ठीक है। और क्या होगा? एनपीके जो ढंग से बैलेंस की जाएगी, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम की यूसेज, एंड लीड टू क्या होगा? एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, समानता भी आएगी, और एनवायरनमेंट में भी सस्टेनेबिलिटी आएगी। इस तरह की कोई बात कर रहा है। अब ये पूछ रहा है टोन ऑफ द पैसेज, तो टोन ऑफ द पैसेज कुछ नहीं होता। टोन ऑफ द पैसेज कैट वगैरह में पूछते थे, मैं बता देता हूँ। टोन ऑफ द पैसेज क्या होता है भाई? ऑथर किस हिसाब से बात कर रहा है, ऑथर इस मुद्दे पर क्या सोचता है। भाई मैं किसी चीज़ के बारे में अच्छा सोचता हूँ तो मैं अच्छा लिखूंगा, मैं बुरा सोचता हूँ तो मैं बुरा लिखूंगा। तो ये बेसिकली टोन पूछ रहा है कि भाई ऑथर के इमोशन क्या है दिए गए पैसेज के प्रति, ऑथर क्या कह रहा है। तो ऑथर क्या कर रहा है? ऑथर तो एक भाईचारे सी की बात कर रहा है। सिनिकल होता है दूसरे में दोष निकालना, तो वो ऐसी कोई दोष थोड़ी निकालना है। डोगमेटिक होता है प्रिंसिपल, कोई प्रिंसिपल की भी बात नहीं कर रहा। डिस्पैरेजिंग होता है इंसल्टिंग वे, किसी की इंसल्ट भी नहीं कर रहा। वो क्या कर रहा है? ह्यूमनिस्टिक, एक मानवता से भरी बात कर रहा है कि भाई ऐसा कर दो, किसान को भी फायदा हो जाएगा और एनवायरनमेंट को भी फायदा हो जाएगा। तो वो एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच रख रहा है, उसकी टोन कैसी है? ह्यूमनिस्टिक है। वही उसका आंसर था। ठीक है क्या? वही उसका आंसर था। कहाँ गया? एक सेकंड बच्चों, 2-3 और बच गए। कहाँ गया? हाँ, इसको पढ़ते हैं। इस वाले में इकोनॉमिक्स के टर्म बहुत सारे आ गए। अब मैं फटाफट शॉर्ट में बता सकता हूँ, एक एक चीज़ एक्सप्लेन नहीं हो पाएगी। देखो सरकार क्या करती है जी, फूड पे सब्सिडी देती है, किसानों से खरीदेगी, और फिर जो गरीब होते हैं ना, जो लेबर वर्ग हो भाई, जो नहीं कमा पा रहे, बीपीएल वगैरह हो, जिनके पास इनकम का सोर्स नहीं, उनको बेच देती, उनको दे देती है सस्ते दामों पर। तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बेनिफिशियरी। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उन दुकानों को बोलते हैं जहाँ गरीबों के लिए गेहूँ वगैरह रखा जाता है, जो गरीबों को दिया जाए। बेनिफिशियरी मतलब जो उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, जो हमारे गरीब वर्ग है। अब बारी आई इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होता है जी? इकोनॉमिक कॉस्ट होता है भाई, किसान ने चावल उगाया, अब वो सरकार के पास देने आया, तो सरकार क्या कहती है? भाई इतने पैसे तो तेरे उगाने में लग गए। ठीक है, तो वो कुछ प्राइसेस को फिक्स कर देती है। सरकार क्या करती है जी? कुछ प्राइसेस को फिक्स कर देती है कि भाई ये तो एमएसपी था आपकी फसल का, ये हमने फिक्स कर दिया। अगर कोई बोनस देना हो तो किसान को, हालांकि नहीं देती सरकार कभी भी, लेकिन फिर भी देना हो तो साथ ही साथ जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन में पैसा लगा आने जाने का, इस खर्चे पे सरकार ने उसको खरीद लिया। तो ये बेसिकली वो कॉस्ट है जो सरकार को पड़ी। ठीक है, और ये होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, होता है जहाँ से गरीबों को दिया जाता है। बेनिफिशियरी मतलब जो लोग वहाँ से लेके जाते हैं। तो कहता है भाई सरकार को 37 रुपये का पड़ता है हमारा चावल, और अनाज पड़ता है 27 रुपये का। और जो इकोनॉमिक कॉस्ट है ना, जो ये कॉस्ट है, ये लगभग 40% हाइयर है प्रोक्योरमेंट प्राइस से। लगभग कितनी हाइयर है जी? 40% तक हाइयर है प्रोक्योरमेंट प्राइस। प्रोक्योरमेंट प्राइस होता है भाई जो उसको मिला होगा। प्रोक्योरमेंट प्राइस क्या होता है जी? वो प्राइस होता है जिस पे सरकार खरीदती है। किससे खरीदती है जी? सरकार खरीदती है किसी मैन्युफैक्चर से या फार्मर से, उस प्राइस से। तो देखो मैं ये बात ऐसी कहना चाह रहा है कि भाई आप 37 में ला रहे हो, और आप क्या करते हो? 37 और 27 का आपको पड़ रहा है। मैं बता देता हूँ, 37 और 27 का आपको पड़ रहा है, जो 40% तक हाइयर है। उससे ना तो गरीब को फ़ायदा हो रहा, ना ही किसान को फ़ायदा हो रहा। इससे अच्छा आप क्या करो? डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र सिस्टम कर दो, सीधा सीधा भाई प्रोक्योरमेंट प्राइस पर ही ले जाओ। ये इकोनॉमिक कॉस्ट वाला चक्कर ही बीच में से हटा दो। कहाँ गया? कह रहा है कि भाई इकोनॉमिक कॉस्ट वाला चक्कर ही बीच में से हटा दो, डायरेक्ट और डायरेक्ट आप प्रोक्योरमेंट प्राइस पर ले जाओ। ऐसी बात करें जिससे फ़ायदा हो जाएगा। अभी 40% देना पड़ रहा है सरकार को, फिर 25% ही देना पड़ेगा। ये बीच का जो 15% का गैप है ये बच जाएगा, किसान को भी फ़ायदा होगा और गरीब लोगों को भी फ़ायदा होगा। तो ऐसी बात कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं टोन क्या है।
तो भाई ये सरकार को एक सजेशन दे रहा है और सीधा सीधा रफली कह देता कि भाई तुम्हारे बस का नहीं है तो तुम ऐसा ही कर दो, दोनों वर्ग को फायदा तो करो, सरकार दोनों का ही शोषण क्यों करे। इसीलिए ना ये अपनी बात को यूफेमिज्म कर रहा है, यानी बुरी चीज को अच्छे तरीके में कह रहा है। यूफेमिज्म वही होता है, यू का मीनिंग होता है, रूट वर्ड होता है गुड, भाई गुड तरीके से बुरी भी बात को कहना, है ना। अब कोई बंदा है, मान लो मैं ही हूँ, अपना एग्जांपल दे देता हूँ, मान लो मैंने कोई एग्जाम वगैरह दिया, मैं फेल हो गया, तो अब मैं कहूँ, मुझसे रिश्तेदार पूछे क्या हुआ, तो मैं उससे एक तो ये कहूँ मैं फेल हो गया, एक मैं उससे कहूँ इस बार रह गया अगली बार कर लूँगा। तो ये दूसरे वाला लाइन थोड़ी अच्छी थी ना, इस चीज़ को बोलते हैं यूफेमिज्म, बुरी चीज़ की आपने इंटेंसिटी कम कर दी। तो वैसे ही तो ऑथर कर रहा है, बुरी चीज़ को भी थोड़े ढंग के शब्दों में कह रहा है, तो इसकी टोन क्या है, यूफेमिस्टिक है। फिर भी मैं बता देता हूँ, विट्रियोलिक होता है बहुत ज़्यादा आलोचना करना, बेलीग्रेंट भी होता है एक तरह का क्रिटिसाइज करना, ग्रैंडियोज होता है हैप्पीनेस पे भव्य तरीके से, और इंट्रोस्पेक्टिव होता है सोचना कि भाई इंट्रोस्पेक्ट करो, इस पर अभी सोचना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सोच की ज़रूरत है। ठीक है, एक स्लाइड और बचगी बस लास्ट। इसमें क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं फिनेंस मिनिस्टर जो हमारी है निर्मला सीतारमन नीड टू बी कॉम्प्लीमेंटेड, उसे ना कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए। किस चीज़ के लिए, फॉर ब्रिंगिंग अबाउट ट्रांसपेरेंसी, वो बंदी ट्रांसपेरेंसी ले आई यूनियन बजट के अंदर, कब ले आई, किस चीज़ में ले आई, एटलीस्ट एग्री फूड सेक्टर में, जो फूड आइटम्स है और बेसिकली एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उनके अंदर वो ट्रांसपेरेंसी ली है ईयर आफ्टर ईयर, ए सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द फूड सब्सिडी। कहते हैं आज तक क्या हो रहा था, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आज तक क्या हो रहा था, इन्होंने एफसीआई के ऊपर कर्जा दिखा दिया पिछली सरकारों ने, भाई 3 लाख करोड़ का तो कर्जा हो गया, और जबकि इस बार पता लगा इस बार तो सिर्फ और सिर्फ 1,15,570 करोड़ ही थे, यानी डबल से भी थोड़ा सा ज़्यादा ही दिखा रहे थे, यानी घपला कर रहे थे। लेकिन निर्मला सीतारमन क्या कर दिया, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर दिया सिस्टम को, पैसे का गबन हेर फेर इधर से बच गया, ऐसी बात कर रहे हैं। यानी बजट अब कैसा हो गया, निर्मला सीतारमन को क्यों बधाई दे रहे हैं, क्योंकि उनने बजट को ट्रांसपेरेंट बना दिया, खासकर कहाँ, फूड एग्री सेक्टर में। अब आप देखो ऑथर ने क्या कहा है बजट के बारे में, आपको एक बात बता देता हूँ, ये चारों ही चारों सिनोनिम होते हैं, इनका सेम मीनिंग होता है। रिकंडाइट का मीनिंग होता है जिसे समझने में दिक्कत हो, एसोटेरिक भी होता है कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट जिसको आसानी से नहीं समझा जा सकता। सेम मीनिंग होता है एर्केन का, और क्लैंडिस्टिन का भी मीनिंग होता है हिडन या फिर छुपा हुआ। तो ये चारों तो सिनोनिम थे। अगर आप पैसेज को समझ के मीनिंग नहीं निकाल पाए तो भी आपको पता होना था ये चारों सिनोनिम है, ये नहीं आ सकते, फिर आंसर क्या बचता, सिर्फ और सिर्फ ये बचता। और डिसर्नेबल का मीनिंग होता है एबल टू बी अंडरस्टैंड, जिस चीज़ को समझा जा सके, जो समझने में आसान हो। ठीक है, तो वही तो बात कर रहे हैं, उसको क्यों बधाई दी, क्योंकि उसने बजट को कैसा कर दिया, ट्रांसपेरेंट कर दिया, यानी अब उसे समझना आसान है। तो इसका आंसर डिसर्नेबल आना था, यही इसका आंसर है। ये थी हमारी परिवर्तन सीरीज की दूसरी क्लास। उम्मीद करता हूँ पसंद आई है तो लाइक कर देना, नहीं तो कमेंट बॉक्स में बताओ क्या कमी हो गई, क्या कमियां हैं अभी भी। थैंक यू स्टूडेंट्स।